तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रिपरेशन की क्लास फ्री क्लासेस हो रही है यूट्यूब पे। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सब टॉपिक एक एक तरह से रिवीजन क्लास मान लो या फिर ठीक है, नोट्स परफेक्ट है, पूरे नोट्स से मैं आपको दिखा दूंगा और पढ़ा दूंगा सभी नोट्स। ठीक है, इसमें आज अपन बात करने वाले हैं जिसमें पहला पार्ट आपको बता दिया था मैंने, अब दूसरा पार्ट होना है इसमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, भारतीय इतिहास। ठीक है, के स्रोत कौन से हैं? इसमें साहित्यिक स्रोत पढ़ने वाले हैं आज अपने, और ये 5 सेकंड होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें प्राचीन भारत के संदर्भ में पुरातात्विक स्रोत क्या है मैं आपको ये बता, इसमें अभिलेख मिले हैं, सिक्के और भवन अवशेष मिले और मृद भांड मिले हैं। मतलब मृद भांड मतलब मटके वटके, समझ रहे हो, माटी के बर्तन। ठीक है, और भूतरे मिले हैं। ठीक है, भूतरे मिले। और अभिलेख में क्या है, 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है इसमें अभिलेख के अंदर। ठीक है, इसमें इंद्र, मित्र और नासत्य और वरुण, ये 4 लोग मिले हैं। ठीक है, और इसमें सबसे प्राचीन अभिलेख भारत के बाहर, भारत से बाहर, इसमें ASM तो के समीप है। ठीक है, ASM मिन्नौर, मिन्नौर। ठीक है, इसमें क्या है मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या है, मिन्नौर के अंदर मिले हैं वर्धमान मिले। और अभिलेख 3 भागों में बांटा गया। इसमें क्या है मैं आपको बता, मौर्य काल के पूर्व के अभिलेख मिले, इसमें मौर्य कालीन अभिलेख और मौर्य काल के पश्चात अभिलेख मिले। और मौर्य काल के से पूर्व के अभिलेख में गोगा कोई अभिलेख मिला है। भारत से बाहर एशियाई माइनर नामक स्थान से मिले हैं। और 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, पितृ और नासत्य और वरुण की चर्चा मिली। इसमें भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन प्राचीन अभिलेख भारत के बाहर एशिया माइनर से मिला और बोगाज कोई अभिलेख है। इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मित्र और नासत्य और वरुण की चर्चा मिलती है। ठीक है, भारत में मिले सबसे प्राचीन अभिलेख ईरानी शासक द्वारा डेरियस, ठीक है, ईरानी शासक डेरियस था, उसके द्वारा उसके हैं। इसकी इनकी संख्याएं 3 है जो निम्न है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। ऐसे इसमें पहला नक्श ए रुस्तम अभिलेख है, और परसी की पोलिस अभिलेख है, और बेही स्तून अभिलेख है। और मौर्यकालीन अभिलेख में क्या है मैं आपको, मौर्यकालीन अभिलेखों में सबसे प्रारंभिक अभिलेख है महास्थान बंगाल, महास्थान मतलब बंगाल और सहगोर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जिसमें आपातकाल में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनाज के संरक्षण पर चर्चा मिलती है। मौर्यकाल में सबसे प्रमुख अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, जो कि 200 से भी अधिक संख्याओं में पाए गए हैं। ठीक है, 200 संख्याएं पाई गई है। इतिहासकार D.R. भंडारकर ने सम्राट अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्य काल का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, भंडारकर है, उन्होंने सम्राट अशोक के अभिलेखों को आधार मानकर मौर्य काल का इतिहास लिखने की कोशिश की है। ठीक है, मौर्य काल के पश्चात के अभिलेख में इसमें क्या, मौर्य काल के पश्चात के अभिलेख को क्रमशः 3 भागों में मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में बांटा गया है। मौर्योत्तर कालीन अभिलेखों में रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख और खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख तथा सातवाहन कालीन नास्तिक अभिलेख के पर्व है। गुप्तकालीन अभिलेखों में समुद्रगुप्त के प्रयोग सॉरी प्रयाग प्रस्थिति, चंद्रगुप्त का महरौली अभिलेख तथा भानुगुप्त का अरण अभिलेख प्रमुख है। ठीक है, अरण अभिलेख में सर्वप्रथम शक्ति प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। गुप्तोत्तरकालीन अभिलेखों के अंतर्गत हर्षवर्धन का बांसखेड़ा मधुबन अभिलेख तथा पुलकेशिन लिप्टे का ऐहोल अभिलेख प्रमुख है। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व है। भौगोलिक महत्व में अभिलेखों का सबसे ज्यादा महत्व, क्योंकि शासक या वंश के भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण से है। जैसे कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में उनके साम्राज्य सीमा का निर्धारण है होता है। सम्राट अशोक के उत्तर पश्चिम भारत में मंच सेहरा और शाहबाजीगढ़ से तथा नेपाल से रुक्मीनदेही से दक्षिण भारत के मस्की और एरामुडी तथा पूर्वी भारत में लोरिया, नालंदगढ़ तथा कलिंग में से अभिलेख मिले हैं। इससे चारों दिशाओं में मौर्य वंश के साम्राज्य सीमाओं का निर्धारण हो जाता है। राजनीतिक प्रशासन राज्य के अभिलेखों के माध्यम से किसी शासक के युद्ध अभियान, शासकीय नीतियों और प्रशासन संस्थाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है।
उदाहरण के रूप में जैसे सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति तथा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से उनके विजय अभियानों पर प्रभाव पड़ता है। सम्राट अशोक तथा समुद्रगुप्त के अभिलेख उनके प्रशासकीय नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। आर्थिक महत्व क्या है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। सम्राट अशोक के रूपनीदेयी अभिलेख में मौर्यकालीन भू राजस्व पर प्रकाश पड़ता है। उल्लेखनीय है कि अभिलेख उस समय काल के भौतिक अवशेष जैसे लोहा धातु ताम्र पत्थर शिलापट पर लिखे जाते थे, जिससे तत्कालीन उस समय काल के प्राचीन भौतिक मापदंडों पर प्रकाश पड़ता है। सामान्य महत्व में प्राचीन शासक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से भी अभिलेखों के माध्यम से अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करते थे, जैसे कि मौर्यकालीन गोरा अभिलेख से आपातकाल में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण का पता चलता है। इसी प्रकार सम्राट अशोक के अभिलेख मानव के साथ साथ पशु चिकित्सा के प्रबंध पर भी चर्चा करते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक में प्राचीन अभिलेख से उस समय के की प्रचलित भाषा तथा लिपि का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जैसे कि मध्यकाल में जन भाषा प्राकृत थी तथा लिपियों के अंतर्गत ब्राह्मी खरोष्ठी तथा आरमाइक लिपि पर प्रकाश पड़ता है। इसके साथ ही अभिलेखों के शासकों के अपने धर्म विशेष पर भी प्रकाश पड़ता है। जैसे गुप्तकालीन अभिलेखों में उनके शासकों की उपाधियां परम भागवत की मिलती है। इसका सुव्यवस्था क्या है, मैं आपको बता दूं। इसके अंदर मैं आपको सिक्का व्यवस्था बता रहा हूँ। वैदिक काल में इस काल में सिक्कों का प्रचलन बिल्कुल में तथा महिलाओं के गले के स्वर्ण आभूषण निष्ठ तथा तांबे की धातु शतमान का प्रयोग सिक्कों के रूप में किया जाता था। प्राक मौर्य और मौर्यकालीन सिक्के कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों का प्रयोग षोडश महाजनपद के समय काल में हुआ था। इस काल में सर्वप्रथम आहत सिक्कों का प्रयोग हुआ, जो कि मुख्यतः चांदी के हुआ करते थे, जिन्हें पर्ण कहा जाता था। वही पर्ण सिक्का मौर्य काल में भी प्रचलन में बना हुआ था। ठीक है। और इसमें क्या है, मैं आपको बता मौर्य काल क्या है, शुद्ध और तिथि युद्ध सिक्के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता इंडो शासक, ठीक है। और शुद्ध सवर्ण सिक्के जारी करता कुषाण शासक और शीशे के सिक्के जैसे प्रचलन सातवाहन शासक। इस काल में सर्वप्रथम शुद्ध और तिथि युक्त सिक्कों का प्रयोग इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा किया गया। भारतीय इतिहास के सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे तथा शीशे के सिक्कों का प्रचलन सातवाहन शासकों ने किया था। गुप्तकालीन सिक्कों का वैसे समुद्रगुप्त के सिक्के, जिसमें अश्वमेध पराक्रम नाम का स्वर्ण सिक्का, व्याध महत्ता प्रकार का स्वर्ण सिक्का, धनुर्धारी प्रकार का स्वर्ण सिक्का और वीणा वादन प्रकार का स्वर्ण सिक्का प्रमुख है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में शक विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के का प्रचलन किया गया था। गुप्तोत्तरकालीन सिक्के इस काल में सिक्कों का के प्रचलन में गिरावट आई तब वस्तु विनिमय प्रणाली और प्रणाली फिर से प्रचलन में आने लगी। ठीक है। और इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मध्यकालीन सिक्कों की व्यवस्था को संतुलन कालीन और मुगल कालीन सिक्कों में विभाजित किया जाता है। जैसे इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो मध्यकालीन सिक्कों की व्यवस्था में इसमें इल्तुतमिश ने चांदी का टाका और तांबे की जीतल का प्रयोग किया था। ठीक है, ये सिक्कों के नाम है। ठीक है, चांदी के सिक्कों का जिनमें एक टाका और जीतल है। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया। सांकेतिक सिक्के का परिचालन किया था और फिरोज शाह तुगलक ने अद्धा तथा बिक नामक सिक्के चलाए थे। ये नाम है, ठीक है, सिक्कों के नाम पर अद्धा और बिक सिक्कों के नाम है। मुगल काल में स्वर्ण सिक्के, मोहर इलाही और शाहरुख सिक्के, मतलब ये मोहर इलाही ये सब सिक्के हैं, ठीक है, प्रचलन में थे। ठीक है, ये सब चल रहे दोस्तों। तो चांदी के सिक्कों को रुपया तथा तांबे के सिक्कों के के को दाम कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को रुपया तथा तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। ठीक है, दाम नाम है, ठीक है, दाम कहा जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया। मैं थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। अभी अपन स्टार्ट करते हैं भारतीय स्थापत्य कला। ये भाग फर्स्ट होने वाला है, तो इसमें बड़ा मजा आने वाला है। इसमें पाषाणकालीन स्थापत्य कला में इसमें मध्य प्रदेश में स्थित एक भीमबेटका जगह का नाम है तथा नरसिंहगढ़
की गुफाएं तथा उत्तराखंड स्थित लाडू दियार की गुफाएं शामिल हैं। ठीक है, इसमें पाषाण काल की ये सब चीजें जो ये जो जगह नाम बताए भीमबेटका, नरसिंहगढ़ की गुफाएं, ये उत्तराखंड में स्थित लाडू दियार की गुफाएं, ये यहाँ पर इनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, पाषाण काल की स्थापत्य मिलेंगे। ये गुफाएं पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यमान है, मतलब जहाँ पर पहाड़ी पहाड़ है वहां पर है, जिसमें आदि मानव निवास करते थे। आदि मानव के टाइम की गुफाएं मानव मानती थे। ठीक है, तो इस हड़प्पा काल की स्थापत्य में इसमें नगर नियोजन है, मूर्ति कला है, पड़त भांड और मुहरे मतलब सिक्के मिले हैं। ठीक है, इसमें जो नगर नियोजन में भवन निर्माण तकनीक है और विशाल स्नान घर मतलब नहाने की जगह है, कमरे बने हुए नहाने के, और वृहद अन्नागर मतलब बहुत सारी स्टोरेज हाउस है, जो स्टोरेज रूम है। ठीक है, बड़े बड़े। और मूर्ति काल में धातु मूर्ति कला और प्रस्तर प्रस्तर मूर्ति कला और वर्ण मूर्तियां हैं। ठीक है, और बड़द पहाड़ में काले और लाल मर्दवान मतलब काली और लाल मिट्टी से बने मिट्टी के बर्तन मिले, और मोहरे में स्टेराइट और टेराकोटा, ये मोहरे सिक्कों के नाम। ठीक है, और नगर निगम भवन निर्माण तकनीक में हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभाजित है, जिसमें ऊपरी गढ़ी तथा निचली गढ़ी। ऊपरी गढ़ी में जो ऊपर रहते थे, ठीक है, और ऊपर जैसे कि जमीन ऐसे होती थी, जैसे नीचे की साइड ये जैसे ये मान लो जमीन है, इसके ऊपर की साइड ऊंचाई के ऊपर तो ऊपरी ऊपर जो अमीर लोग रहते थे जहाँ पर, उसको ऊपरी गढ़ी बोला जाता था। जहाँ पर नीचे जनता रहती थी या पब्लिक नॉर्मल पब्लिक रहती थी, उसको निचली गढ़ी कहा जाता। ऊपरी गढ़ी अत्यधिक सुनियोजित हुई क्योंकि वहां पर ज्यादा मतलब देश में रहते थे, ज्यादा अमीर लोग रहते थे, सॉरी। जबकि निचली गढ़ी सुनियोजित नहीं थी, मतलब गरीब लोग रहते थे, तो वो जहां जहां मन करता था उनको वो वहीं पर बस जाया करते थे। ठीक है, ठीक है। नगर नगर चारों ओर से दो दीवारों से घिरे हुए थे, जैसे सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी, मैंने दिखाया होगा। ठीक है, समकोण पे काटती थी, जैसे कि ऐसे बीच में से जो काट दो, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मैं आपको ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे होती थी वो। समझ में आई बात? और विश्व में सर्वप्रथम जल निकास प्रणाली तथा जल संरक्षण पद्धति इसी सभ्यता में दिखाई देती है। सड़कों के किनारे प्रकाश स्तंभ निर्मित किए जाते थे, विशाल स्नानघर यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया, ताकि जो कि सामान्य समय में स्नान जबकि धार्मिक आयोजनों पर इसका प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए होता था। ठीक है, विशाल स्नानघर जैसे कि नॉर्मल दिन होते थे तब तो नहाया करते थे उसके अंदर, और जब कुछ प्रोग्राम होता था, कुछ त्योहार होता था, तो उनको धार्मिक मतलब पूजा पाठ के लिए यूज कर लिया जाता था। ठीक है, व्रत अन्नागर जहाँ पर मतलब स्टोरेज फूड स्टोरेज हुआ करता था, मान के फूड स्टोरेज। ठीक है, सामान्य दिनों में इसका प्रयोग दैनिक जीवन में होता था, जबकि आपातकालीन समय में इसका प्रयोग खाद्य सुरक्षा के लिए, ठीक है, खाने को सुरक्षित सड़े गले नहीं खाना, इसके लिए यहाँ इसका यूज किया गया था। और दैनिक जीवन में वहां पर सोया करते थे लोग। ठीक है, और नॉर्मल जैसे कि जब खेती बाड़ी हो जाया करती थी, तो उस वक्त वो जब अनाज इकट्ठा किया करते तो उसको इसमें स्टोरेज जो जो कि आज भी गाँव में किया करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आज के टाइम में जैसे चारा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, चारा बड़े बड़े रूप से गाँव में जाओगे आप, हरियाणा राजस्थान साइड जाओगे जहाँ पर गाय भैंस जिनके घर में होती है, वहां पर चारा एक रूम में स्टोरेज किया जाता है। जब चारा आता है, नहीं तो अगर चारा नहीं होता, चारा नहीं आता है, जब जब उस रूम को लोग कोई सोने के लिए या कोई किसी और चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर चारा होता है तो चारा उस रूम में बढ़ जाता है, उसी की तरह मान लो उसी को इस बड़ा सारा स्टोरेज रूम बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, और अन्ना अगर उसी को बोला जाता है, जैसे मान लो अभी जिसको चारा भर रहे हैं, जिसमें चारा भर रहे हैं, उसी की तरह उसमें उस वक्त नाज भरा जाता था, खाना भरा जाता था, जिससे कि वो सड़ेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, मूर्तिकला धातु मूर्तिकला क्या थी, इसका प्रमुख उदाहरण मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है। ठीक है, मूर्तिकला एक मूर्ति मिली थी। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो में मिली थी वो डांस करती हुई मूर्ति, जैसे कि एग्जाम्पल नटराज की शिव गॉड शिवा की मूर्ति है नहीं, नटराज की जो मूर्ति है वो डांस करती हुई मूर्ति है। ठीक है, उसको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, उसकी तरह कोई लड़की की मूर्ति जो उसी की तरह डांस कर रही थी, तो उसकी मूर्ति मिली है, तो उससे धातु मूर्ति कला में डांसिंग कला बताई गई है, डांसिंग कला मिली है। ठीक है, इसका निर्माण लुप्त स्वम विधि और सिर फिर तकनीक लॉस्ट वैक्स मेथड के आधार पर हास्य नामक मिश्र धातु से किया गया था। कांस्य आप भी अभी भी देखा होगा, कांसा उसको कांस्य बोलते हैं, कांसा सेवन। कांस्य का निर्माण तांबा तथा टीन के संयोजन मतलब मिश्रण किया जाता है, जैसे दो धातुओं को मिलाकर। ठीक है, दो धातुओं को मिलाकर धातु बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें कांस्य का निर्माण होता है तांबा और टीन के मिलाकर मिश्रण गर्म किया जाता है, मेल्ट किया जाता है,
और मिला दिया जाता है, फिर कांसा बनता है, ठीक है? और प्रस्तर मूर्ति इसमें धनान मगर मगन योगी की मूर्ति मिलेगी। ये कोई किसका नाम है? सॉरी, ध्यान मगन। थोड़ा गला बैठ गया। ध्यान मगन योगी की मूर्ति मिली है। ये शायद है ना, जिसे पशुपति योगी भी कहा जाता है, ठीक है? ये किसी योगी की मूर्ति, जिनका नाम पशुपति योगी भी कहा जाता है। मूर्ति मरण मूर्तियां जिनका निर्माण मिट्टी में से किया जाता था, जिनका मूल उद्देश्य व्यापारिक होता था। इसमें और अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न क्या है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आ गए। इसमें पाटलिपुत्र के नगर विन्यास पर सविस्तार चर्चा पुरातात्विक साक्ष्य और मेगास्ट्रिन तथा फायान के वृत्तांतों के संदर्भ में कीजिए। हड़प्पा कालीन स्थापत्य कला के आकर्षक पहलू पर सचित्रात्मक चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन इस प्रकार स्मार्ट सिटी मिशन को अभी परिचित करते हैं। ये 3 क्वेश्चन थे। आप उनके हिसाब से अभी तक अपन ने जो भी मैंने आपको बताया उस हिसाब से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं आपको, ठीक है? ठीक है। और मौर्यकालीन स्थापत्य कला क्या है मैं आपको बताया। इसमें पाटलिपुत्र नगर विन्यास क्या है मैं आपको बताता हूँ। मौर्यकालीन स्थापत्य कला में पाटलिपुत्र नगर विन्यास, ठीक है? स्रोत में पुरातात्विक इसमें पटना के बुलंदी बाग के सहित कुम्भराहार में इसके पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। विदेशी स्रोत क्या है? मेगास्थनीज में यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में आया था, उसने कहा कि मौर्य सम्राट को पकड़ना असंभव है। और फहायान उन्होंने ये पाटलिपुत्र का शाही महल मानवों द्वारा निर्मित किया जा सकता है। इसे या तो देवताओं ने बनाया होगा या दानवों ने बनाया होगा, ठीक है? ये ऐसा उन्होंने लिखा है। मतलब जैसे कि मैंने बताया होगा आपको पहले, मेगास्थनीज कब आया था भारत में? जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था। और पायन कब आया था? जब पाटलिपुत्र में में आया था, ठीक है? पाटलिपुत्र का शायद महावुआ देखा था, ठीक है? नगर में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था थी, जिसमें प्रथम पंक्ति में गंगा और सोन नदियों की चौड़ी घाटियां थी, जहाँ जो कि एक प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती थी। प्राकृतिक नेचुरल में रोका करने नेचुरली एक रोकती थी चीजों को, ठीक है? बहुत सब चौड़ा-चौड़ा गेप था जो रोका करती थी। तो घाटिया के पश्चात 570 फीट की चौड़ी खाई थी, जिसमें मगरमच्छ उपस्थित थे। ठीक है? खाई के पश्चात ऊंचे पर्वत थे, जिसमें 570 दुर्ग थे। दुर्ग की सेनाएं विश्व युद्ध बाण चलाते थे तथा जिसमें 2 किलोमीटर की चौड़ाई के जंगल थे। इस जंगल में लड़ाकू जनजातियां रहती थी। सघन जंगलों के पश्चात सामान्य लोगों का निवास था, जो कि राजा की सुरक्षा के लिए समर्पित थी। सामान्य जन आवास के पश्चात बाजार की अवधि जो कि एक अवरोध का कार्य करता था। बाजार के पश्चात अश्वकाल तथा साला थी, जो कि प्रशिक्षित सेना के रूप में कार्य करते थे। इसके पश्चात केंद्रीय कक्ष था, जिसमें अनेक अनेक दरवाजे तथा 64 शयन कक्ष थे, जिसमें से प्रत्येक कक्ष गोपनीय दरवाजों के माध्यम से शहर के बाहर के मार्ग से जुड़ा था। स्तंभ काल क्या है? स्तंभ कला क्या है? स्तंभ का निर्माण एक आसमान पत्थर से हुआ था, जिसमें जिसके ऊपर उल्टी घंटाकार आकृति थी। उल्टी घंटाकार आकृति के ऊपर एक चौकी थी, जिस पर अशोक स्तंभ तथा सत्यमेव जयते वर्णित थे, मतलब लिखे हुए थे उसके ऊपर, ठीक है? चौकी के ऊपर अवांगमुखी कमल की आकृति थी। सारनाथ के स्तंभ में 4 शेर की आकृति मिली। 4 शेर होते हैं टाइप लोयंस की आकृति डिजाइन बनी हुई थी, ठीक है? और स्तूप कला में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्तूप में अर्ध गोलाकार आकृति के अंड या मेदी कहा जाता है। अंड के ऊपर हर्मिक का विद्वान थी, जिसमें मंजूषा या अवशेष रखे जाते थे। भर्मिका के ऊपर यष्टि उपस्थित थी। यह तथा यष्टि के ऊपर पताका लगी होती थी। पताका यानी झंडा, ठीक है? पताका को झंडा बोला, जिसको अपन अभी झंडा बोलते हैं, उसको पताका बोला जाता था पहले टाइम में। ताकि यष्टि को में 3 छतरियां बनी होती थी। 3 छतरियां होती थी। मैं इसके लिए एक पेन भी लाऊंगा, जिसमें छतरियां होती थी, जैसे कि ये ऐसे, ठीक है? जैसे कि एक मान के चलो, ये पेन है, इसके ऊपर ऐसे कपड़े की तरह मान के चलो, ठीक है? लोहे की छतरियां बनी होती थी, ठीक है? ऐसे 1 सेकेंड, ये लो, इस तरह से छतरी मान लो, ठीक है? ये छतरी, ठीक है? इस तरह से छतरी हुआ करती थी। तो छतरी हुआ करती
जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत को दर्शाती है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, उनके सिद्धांत को दर्शाती है। 3 क्षत्रियों का मतलब है त्रिरत्न सिद्धांत को दर्शाती है। स्तूप के चारों ओर द्वार होते थे, जिन्हें तोरण या तथा आसपास के घेरे को वेदिका कहा जाता था। मुख्य स्तूप के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ था होता था। भारतीय स्थापत्य कला में भारतीय स्थापत्य कला प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, मध्यकालीन स्थापत्य कला और आधुनिक स्थापत्य कला। इसमें प्राचीन कालीन स्थापत्य कला में इसमें पाषाण कालीन स्थापत्य कला, दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला, तीसरा मौर्य एवं मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य कला, चौथा गुप्त एवं गुप्तोत्तर कालीन स्थापत्य कला। तो पाषाण कालीन स्थापत्य कला में से आदि मानव पर्वतीय गुफाओं में निवास स्थान था और भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में और नरसिंहगढ़ की गुफा मध्य प्रदेश और लाखों चिड़ियार की गुफा उत्तराखंड और नवपाषाण काल में बुर्ज होम एवं गुफत राज में गर्तावास के साक्ष्य हैं। ठीक है, ये सब मिले। और इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला क्या है। की स्थापत्य कला है, मैं आपको ये बता देता हूँ क्या है इसके अंदर। हड़प हड़प्पा सभ्यता की कला एवं संस्कृति, इसमें नगर योजन और भवन अवशेष, नगर योजन में स्नान घर और मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ठीक है, और हम भवन अवशेष में वरद नागर बहुत सारी स्टोरेज हाउस मोहनजोदड़ो में मिले और लोक जीवन से संबंधित भवन भी मिले हैं। और इसमें मूर्ति कला में इसमें है धातु मूर्तियां मिली है, पाषाण मूर्तियां मिली है और मर्द भांड कला में मिट्टी की मूर्ति मिली है और मोहर मिली है, फिर मोहरें मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता नगर व्यवस्था के सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मुख्यतः 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी गढ़ी और निचली गढ़ी। मैंने आपको बता दिया, ऊपरी गढ़ी चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ करता था, चारों तरफ, जिसको अपन परकोटा समझ लो। ठीक है, परकोटा तो जानते हो ना आप, जिसको जैसे बड़े बड़े महल होते हैं उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, वही है। ठीक है, तो जो कि मुख्यतः इनके सुरक्षा दृष्टिकोण को दिखाता है। ऊपरी गढ़ी किसी भी आधुनिक शहर की तरह ग्रिड पैटर्न का पर आधारित था। संपूर्ण नगर में बड़े-बड़े सड़कों का निर्माण हुआ था तथा ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पता नहीं सड़कों सड़क के दोनों किनारों उत्तम जल निकासी का प्रभाव, पूरा मतलब पूरी नालियां बनी हुई थी पानी निकलने के लिए। हर घर का जो वेस्टेज पानी होता था वो नगर से बाहर निकल जाता था इजीली, जो कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में कुशल जल निकासी का मतलब ऐसी ऐसी जो पानी निकलने की सिस्टम था, ऐसा किसी भी जगह किसी भी ओल्ड सिविलाइजेशन में नहीं मिलता है। पहली बात तो ठीक है, ये यहीं पर मिलता है इसी के अंदर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कि और सड़कों के किनारे प्रकाश का स्तंभ तथा उत्तम प्रबंधन तथा प्रकाश स्तंभों में तेल डाल कर प्रकाशित किया जाता है। मतलब जैसे अभी लाइट्स होती है ना, ट्यूब लाइट्स होती है सड़कों पे, वैसे ही पहले के टाइम पे लाइट तो थी नहीं, तो वहां पर पानी के दिए, बड़े बड़े दिए झुकाए जाते थे चौराहों के ऊपर, सड़क के ऊपर। ठीक है, ऐसे माने चलो। ठीक है, नगर के बाहर जल संरक्षण के और उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे पानी को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे रिक्रूट किया जा सकता है, ये ठीक है। और इस नगर योजना का सबसे आकर्षण पहलू यह था कि मुख्य भवनों में के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क मार्ग पर न होकर गौण मार्ग गली में खुलते थे। शायद तो इसका तात्पर्य नगर निवासियों की किसी भी बाह्य आक्रमण की स्थिति अथवा पर्दा पर्दा या पर्यावरणीय दृष्टिकोण का रहा होगा। वृहद स्नानघर में वृहद स्नानगृहों का उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिलता है और ये पक्की ईंटों से बना हुआ था, जिसमें प्लास्टर के रूप में छड़ियां और सुर्खी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस इस स्नानघर में उत्तर एवं दक्षिण दिशा में कक्ष थे और कक्ष का प्रयोजन विशेष अवसरों पर धार्मिक रूप से होता था तथा सामान्य दिवसों में ये गर्म पानी के हवामान के रूप में प्रयोग किए जाते थे। बृहद इस नागर के इसके साक्ष्य हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में मिलते हैं। ठीक है, और बृहद नागर के जो साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य में क्या बोलते हैं, एविडेंस, एविडेंस जो मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नगर का सामाजिक और आर्थिक दोनों उद्देश्यों में प्रयोग होता था। अकाल की स्थिति में यह अनाज खाद्य सुरक्षा के रूप में तथा सामान्य वर्ष में इन अनाजों का व्यापारिक प्रयोग किया जाता था। जैसे अकाल पड़ जाता, जैसे कई बार जैसे कि भारत में एक बार अकाल पड़ा था, तो जब भारत बहुत सारे लोगों की जान अकाल की वजह से चली गई थी। ठीक है, वैसे अगर अकाल पड़ जाएगा तो लोगों के इमरजेंसी में काम आएगा। अगर अकाल नहीं पड़ा है तो जो बहुत ज्यादा स्टोरेज ज्यादा हो गया है तो उसको बेचने के लिए भेज दिया जाता था। ठीक है, और क्या है,
लोक जीवन के सामान्य बोध है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, ठीक है? जहाँ पर सोसाइटी थी एक तरह से मान करो, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिनमें भवन पत्तियों ईंटों जिनमें जिनमें भवन पत्ती ईंटों से मतलब देखा हो आपने वो जो वीडियोस देखते हो, इसके अंदर ये इतनी मतलब इस साइज की ईंटें होती है, ठीक है? इस इतनी तो चौड़ी होती है, इस साइज की ईंटें होती है, ठीक है? तथा भवन सामान्य एक मंजिला होते थे, हालांकि कुछ भवन में तो दो मंजिले भी होते थे। देखा होगा कौन जो वो भी देखी होगी, उसके अंदर दो दो मंजिल के घर थे, ठीक है? दोनों की निर्माण योजना एवं आकर्षण कर हुआ था जी। इनके मुख्य प्रवेश द्वार पीछे के गोल मार्ग पर खुलते थे। मूर्ति कला क्या धातु मूर्ति कला फांसी की बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो ICHR ने इससे पार्वती के मूर्ति के रूप में स्वीकार किया है। ICHR ने इसे पार्वती की मूर्ति के रूप में स्वीकार किया। पार्वती जो शिवाजी की मूवी है उनके रूप में स्वीकार किया। कांसा कांसा क्या था ये तांबा और टीन से बना मैंने आपको बता दिया और तकनीकी लुप्त तो मोम विधि है ये। और मूर्ति कला क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला का सबसे आकर्षक पहलू पासे की बनी नर्तकी थी क्योंकि मैंने आपको वो नटराज का एग्जाम्पल दिया था वो था जिससे लुप्त मोम विधि से बनाया गया था। मूर्ति कला का एक दूसरा उदाहरण पत्थर से बनी ध्यान मगन योगी की मूर्ति मैंने आपको बताया था, ठीक है? इसके अलावा माता देवी की मूर्ति तथा वृषभ की मूर्ति के विशेष महत्व रखते हैं। मिट्टी की इनसे निर्मित मूर्ति सामान्य लोगों के द्वारा बनाई गई थी, जो कि खुदाई में बड़ी मात्रा में मिलती है। मणिके और मोहरे सिंधु घाटी सभ्यता में मिले मणिके स्टेटाइन मर्दू पत्थर से निर्मित थे तथा 2000 से ज्यादा मोहरें मिलती हैं। 2000 से ज्यादा सिक्के मिले हैं, ठीक है? और इन मोहरों का निर्माण स्टेटाइट एवं टेराकोटा दोनों में से किया गया था। ठीक है? अलंकरण सामग्री क्या है? शुरुआती संस्कृति में श्रृंगार से संबंधित विविध अलंकरण सामग्रियां मिली है जिनमें चूड़ियां लिपस्टिक एवं हाथी दांत के बने सामान प्रमुख थे। चनहुदड़ों से कई कारखाने मिले हैं और इन्हें इसी सभ्यता की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चनहुदड़ो जगह का नाम है, ठीक है? कई कारखाने फैक्ट्रियां मिली और इस सभ्यता का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। जो मेन जो आर्थिक मतलब इकोनॉमिक क्या बोले इकोनॉमिक राजधानी को कैपिटल, ठीक है? कैपिटल को कहा जाता है। इकोनॉमिक कैपिटल समुद्र होता है, ठीक है? मौर्य मौर्य काल में कला क्या है? इसमें राजकीय कला में इसमें पाटलिपुत्र का नगर विन्यास स्तूप कला और स्तंभ कला एवं मूर्ति कला इसमें हम लोग कला में यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति के लिए ये मैन वुमेन की, ठीक है? यक्ष यक्षिणी जैसे कि वो होते हैं ना एक राक्षस होती है यक्ष यक्षिणी को सुना है मैंने वो हॉरर वीडियो की देखी है तो यक्षिणी तो है। और स्तूप के प्रकार के इस उद्देश्य के स्तूप बुद्ध ने अपने जीवन में जिन स्थलों की यात्रा की थी वहां निर्मित स्तूप जिसकी ये महात्मा बुद्ध ने बहुत सारी भारत में बहुत जगह यात्रा किए थे वहां पर बहुत सारे स्तूप मिले हैं, ठीक है? पहली स्तूप जिन बुद्ध द्वारा उपभोग में लाई गई वस्तुओं से निर्मित स्तूप है जैसे बहुत सारी चीजें जो डेली यूज में बुद्ध लिया करते थे तो उनका उपयोग करके बनाई गई है, ठीक है? और इस संकलित स्तूप बुद्ध के अनुयायी यो उनके द्वारा निर्मित स्तूप है, ठीक है? और शारीरिक स्तूप बुद्ध की अस्थि अवशेषों पर निर्मित स्तूप ये सारी मतलब जब वो उनकी जान चली गई थी जब ऊपर जब वो जो हड्डियां बची थी उनके ऊपर भी स्तूप बनाए गए उनको सारे के स्तूप कहा जाता है और सबसे स्तूप बुद्ध के अनुयायियों द्वारा जो उनके जो मानने वाले लोग थे उनके द्वारा बनाए गए थे उनको संकलित कहा जाए और परिभोमिक जब वो जो जो मैंने बता दिया जो वस्तु यूज करते थे उनसे बनाए गए वो उद्देश्य ग्रंथियों में जो जहां जहां यात्रा रही थी वहां पर बनाए थे ये आपको वीडियो जैसे लगी है। मेरा गला बैठ गया भाई बोलते बोलते आपको कैसा लगी वीडियो का मैडम जरूर बताना। मैंने इस टॉपिक वाइज और सीरियल वाइज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे लग रहा है कि मैं कहीं पर कमी छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग की कमी मत छोड़ना, सब कुछ सही बताइए मेरा, ठीक है? ये सही है भाई, ठीक है? तो ये सब कुछ कहा मैंने आपको सब कुछ बता दिया किस तरह से और इसी तरह अपन सब कुछ सब सब्जेक्ट के लिए वो करेंगे कवर अप करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में और सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है? बहुत मेहनत की कल में, ठीक है? ठीक है कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ये सब कुछ मैंने चीजें आपको बता दी है और ये ऑथेंटिक है, ठीक है? सही चीजें और टॉपिक वाइज मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? तो मिल लेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब लगे टाटा बाय बाय।
और तो सब कुछ तो ठीक है, और सब कुछ तो बता दिया, जैसे तो हमको कला बता दी, स्तंभ का एक फांस मतलब बता दिया। चलो भाई, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तो क्या डाल रहा है।